डर के आगे जीत है मैं बोलती हूँ इक्विटी में इन्वेस्ट करो, वॉलेटिलिटी के आगे वेल्थ है, रिटर्न्स है। क्या बात है। तो जब सिलेक्शन अच्छा करते हैं, इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर दो, आप फॉरगेट कर दो तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। रिजेंसी बायस, इस तरह के टेम्परमेंट से बचना हो तो क्या? अगर कोई बैट्समैन ने 2 सेंचुरी बना दिया तो आप तो डिक्लेयर नहीं करोगे ये गोट आदमी है, मतलब ये बेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम्स। रिकॉर्ड्स बनाई जाती है लंबी समय अवधि में, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी लंबी समय अवधि में। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो उतार चढ़ाव तो होना ही है। आपकी जो पूरी एसेट एलोकेशन है या आपकी फाइनेंशियल जो प्लानिंग है, उसमें आपको लगता है कि जो आप उम्मीद कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो रहा है? 2020 के बाद जो नए इन्वेस्टर आए उनका तो बहुत ही मतलब उन्होंने सिर्फ एक तरफा ऊपर का मार्केट देखा। अभी भी वो करेक्शन देख रहे हैं, जो शार्प डिक्लाइंस है जो तजुर्बे वाले लोग ने देखा है उन्होंने नहीं देखा है। पहले तो एक्सपेक्टेशन को टोन डाउन करें और जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट होगा, लेकिन इसके लिए समय देना ज़रूरी है। भले गोल्ड हो, भले इंटरनेशनल हो, यूएस हो कि स्मॉल कैप हो, इसमें आप सारा पैसा नहीं डाल सकते हैं। कुछ चुनिंदा सेक्टर्स तो ऐसे होते होंगे जो शायद जिन पर ग्लोबल पॉलिटिकल घटनाओं का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता होगा। आप और मैं एज एन इंडिविजुअल सेक्टर चुन के, उसमें स्टॉक चुन के अगर इन्वेस्ट करेंगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस आर डिमिनिश्ड। आप वेल्थ बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो, तो आप डिफिकल्ट तरीका क्यों चुन रहे हैं? लोग ना लेट इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं और इस परेशानी में रहते हैं कि अरे मैंने तो बड़ा लेट कर दिया। कि क्योंकि आपने लेट स्टार्ट किया इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले लो। सोच समझ के एसेट एलोकेशन के साथ अगर आप करोगे तो अच्छा आपका जर्नी रहेगा। हेलो नमस्कार, मनी गुरुकुल के एक और बेहतरीन पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एसेट एलोकेशन की। एक ऐसी चीज जो अक्सर आपके इमोशन की बलि चढ़ जाती है। जी हाँ, और इन सब के बीच में एसेट एलोकेशन किस तरह का होना चाहिए, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और उसके बाकी भी पहलुओं की 360 डिग्री एनालिसिस हम करेंगे। और मुझे बेहद खुशी हो रही है इस शो में इंट्रोड्यूस करते हुए प्रतिभा गिरीश जी को। प्रतिभा जी, थैंक यू सो मच। प्रतिभा जी फाउंडर हैं फिनवाइज पर्सनल फाइनेंस से। थैंक यू सो मच प्रतिभा जी, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। आप जानी मानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं और हमेशा आपका जो एक्सपीरियंस है लोगों को मिलता रहा है। और जैसे मैंने कहा कि एसेट एलोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी फाइनेंशियल जर्नी में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एसेट एलोकेशन जब बात करते हैं ना तो लोगों को लगता है ये क्या बोरिंग चीज़ बता रहे हैं। लोगों को ये जानना है कि अब कौन सा म्यूचुअल फंड ऊपर जाने वाला है, कौन सा एसेट क्लास ऊपर जाने वाला है, ये बताओ मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। ये एलोकेशन रहने ही दो। तो एसेट एलोकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है इन्वेस्टिंग का, जो लोग समझना नहीं चाहते हैं क्योंकि बोरिंग है। उनको लगता है जो तेज़ी में रहता है उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एसेट एलोकेशन होता क्या है कि आप सारा पैसा तो एक ही एसेट क्लास में नहीं डाल सकते। जैसे वो इंग्लिश प्रोवर्ब है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो सारा आप इक्विटी में डाल दो, उसमें उतार चढ़ाव तो होगी, तो आप बने नहीं रह पाओगे। या डेट में डाल दो, उसमें भी उतार चढ़ाव हो सकती है। गोल्ड तो मतलब उतार ही उतार है। तो लगता है कि हमें सब एक ही एसेट में डालना चाहिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को वेल्थ बिल्ड करने के लिए कि आपने टाइम होराइजन और अपने प्लान और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एसेट एलोकेशन करें। बताना बहुत ही आसान। चलिए, मतलब एकदम बैक टू बेसिक्स, एकदम मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे जो लोग होंगे उनको थोड़ा भी अंदाजा नहीं है कि भाई आपने जितनी बातें बताई उनको एक पेमेंट हो गई। लेकिन हमें ये बताइए कि मतलब तरीके क्या हैं, शुरुआत कैसे की जाए? आप इन्वेस्ट करने से पहले तो अपना प्लान बनाएं। आपको जो अभी ज़रूरत है 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, वो पैसा डेफिनेटली डेट में ही रखना चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव हो सकती है। जब आपको ज़रूरत है, हो सकता है आपने इक्विटी डायरेक्ट में या म्यूचुअल फंड में डाल दिया और उसमें मार्केट में गिरावट आ गई। तो शॉर्ट टर्म मनी डेट में रखें, लॉन्ग टर्म का जो पैसा है वो इक्विटी में डालें, और थोड़ा बहुत इंश्योरेंस पैसा जो बोलते हैं वो गोल्ड में रखें। थोड़ा बहुत मतलब 5 to 15% तक आप गोल्ड में रखें। तो ऐसा होता है कि सारे एसेट क्लास जो है, ऐसा नहीं कि इक्विटी ऊपर जा रहा है, डेट भी ऊपर जा रहा है और गोल्ड भी, ऐसा कभी नहीं होता। एक एसेट क्लास अगर ऊपर है तो दूसरा नीचे है, संतुलन बना रहता है आपके पोर्टफोलियो में। इतना
मैं जैसे बता रही हूँ उतना शायद आसान नहीं है, लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्ट करने से पहले आप तय कर लें कि इतना परसेंटेज ही गोल्ड है और उससे ऊपर नहीं जाना है, इतना डेट में होगा और इतना इक्विटी में होगा। और इसको ट्रैक करते रहे, रोज़-रोज़ नहीं, साल में 1 बार, या फिर बहुत सारा उतार-चढ़ाव हो गया, कोई इवेंट हुआ, उसके बाद आप उसको ट्रैक करें। चलिए, एक कॉमन फिनोमेना कहा जाता है बाय लो सेल हाई। एसेट एलोकेशन में अमूमन क्या है, मार्केट ऊपर जाता रहता है तो भी लोग जो हैं बहुत बेचैन होते हैं, नीचे जाता है तो बेचैनी होना लाजमी है। तो किस तरह की गलतियां लोग करते हैं इस कॉमन फिनोमेना में? नॉर्मल पीपल का अंडरस्टैंडिंग ये होता है बाय लो मतलब वो एकदम नीचे जो लास्ट लाइन है वहाँ पे खरीदना चाहते हैं, और सेल हाई में जो सबसे ऊपर, वो तो ग्राफ ऐसा है, यहाँ और यहाँ पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन लोग वही करना चाहते हैं कि उनको सबसे लो में खरीदना है और सबसे हाई में बेचना है। इस दौरान क्या हो जाता है कि वो सोचते हैं ये मेरे असेट क्लास मतलब मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से नहीं है, मैं नहीं करूँगा करूँगी। और ऐसा होता है, फियर और ग्रीड का एक साइकिल होता है। आपने खरीदा नहीं और वो एसेट क्लास, मान लीजिए आपने गोल्ड नहीं खरीदा और गोल्ड ऊपर चढ़ने लगता है, तो सब लोग आपके सर्कल में बता रहे हैं कि हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, इतना पैसा बना लिया। कुछ दिन बाद बोलते हो नहीं अच्छा हुआ, अभी तो गिरने वाला है, गिरा ही नहीं और ऊपर जा रहा है, तो आपको एक फियर हो जाता है कि मैं मिस आउट कर रही हूँ, तो मैं भी इन्वेस्ट करती हूँ। तो आप खरीदते हो और बाद में हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है साइकिल चेंज हो जाए और गिरावट हो जाए। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग जो आपको करना है उसका एकदम रिवर्स हो जाता है, उल्टा करने लगते हो आप। बाय हाई क्योंकि आपको लग रहा था कि अभी और ऊपर जाने वाला है, और सेल लो क्योंकि उसके बाद आपको हिम्मत नहीं रहती है वो एसेट क्लास में बने रहने की। तो जब आपको करना है बाय लो सेल हाई, उल्टा करते हो आप, बाय हाई सेल लो, और फिर आप वो एसेट क्लास से दूर ही भाग जाते हो थोड़े दिन के लिए, बाद में बहुत मतलब दूध का जला जला है। हाथ फूंक फूंक के पीता है। एब्सोल्युटली। सो ये होता है कि वेल्थ बिल्डिंग में बहुत बड़ी दिक्कत आती है विदाउट एसेट एलोकेशन। चलिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई और उसमें रीबैलेंसिंग भी एक बहुत बड़ा पहलू हो जाता है। रीबैलेंसिंग का जो मूल सिद्धांत है वो ये कहता है कि जब कोई एसेट ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो वहाँ थोड़ी अपनी पोजीशन आप हल्की करके चलिए। जहाँ थोड़ा-सा मतलब वो कहते हैं ना कि एक बच्चा थोड़ा नहीं चल पा रहा है तो वहाँ थोड़ा-सा पुश कीजिए थोड़ा उसे। अमूमन हमें बताइए कि आप इस पूरे रीबैलेंसिंग के सिद्धांत को कैसे देखती हैं और वहाँ पर क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना? देखिए ये जो आपने एग्जाम्पल दिया ना, ये सब लोग पहचान सकते हैं कि हाँ बच्चा अगर कमज़ोर है तो पेरेंट्स उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता, हुँ। क्योंकि एक पेन अवर्जन होता है। क्योंकि अगर मुझे 1000 रुपया कमाने में जितना खुशी नहीं मिलती, उससे कहीं ज़्यादा दुख मिलती है जब मैंने वो पैसा गवा दिया। तो एक एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी ने आपको 10,000 रुपए के कोई डिनर सेट दे दिया और वो टूट गया, तो आपको दुःख ज़रूर होती है। लेकिन अगर आपने अपने पैसे से वो 10,000 का डिनर सेट खरीदा और वो टूट गया, तो दुःख कहीं गुना ज़्यादा होती है। तो ये पेन अवर्जन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से जो हम सब जानते हैं कि हाँ, हमको संतुलन बनाए रखना है, बैलेंसिंग करना है, एसेट एलोकेशन करना है, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है वो वहाँ जहाँ नुकसान हो रहा है आज के तारीख में, हमेशा ही नुकसान होगा, और जहाँ पे फ़ायदा हो रहा है वो हमेशा ही ऐसे ऊपर तेज़ी में रहेगा। इसलिए हम वहीं पे बने रहते हैं और बैलेंस नहीं कर पाते। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही और इस सब में सबसे ज़रूरी ये है कि थोड़ा-सा ना आप चीज़ों को अ, ढंग से देखिए। मतलब वो कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, एक हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है और दूसरा ये कि आप जो भी सिद्धांत हैं, जो भी कुछ थंब रूल्स बनाए गए हैं, वो कई सालों के जो कहते हैं ना कि तजुर्बे से बनाए गए हैं। तो उसमें ये मत सोचिए कि साहब ये जो चीज़ है ये तो अभी काम नहीं कर रही है तो ये हमेशा काम नहीं करेगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको पेशेंस भी रखना पड़ता है। एक चीज़ जो मैं इसमें अमूमन मतलब हम इन्वेस्टर्स की ही बात करेंगे कि उनके मन में क्या होता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी उन्हें परेशान कर देती है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ये जोड़ना चाहूँगा कि एक जो पोस्ट कोविड वाले इन्वेस्टर है उसको तो हमें अलग से एड्रेस करना होगा। मतलब उन्होंने यही वाली रैली देखी ना, नीचे देखा ही नहीं। देखा ही नहीं। अब देख रहे हैं, मतलब मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वो अब अनुभव कर रहे हैं। तो मार्केट गिरावट के दौरान इक्विटी से एक तरह की कहीं न कहीं दूरी बना लेना, एसेट एलोकेशन में कितना मतलब किस किस तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है?
देखिए, मेरा एक बहुत फेवरेट लाइन है, डर के आगे जीत है मैं बोलती हूँ इक्विटी में इन्वेस्ट करो, वॉलेटिलिटी के आगे वेल्थ है, रिटर्न्स है। क्या बात तो है। ये वॉलेटिलिटी से डरना नहीं चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी में आप इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी होगा। जैसे वो हार्ट का साइन भी ऐसा होता है, सीधा एक स्ट्रेट लाइन होगा मतलब पर्सन इज डेड। तो इक्विटी मार्केट को मरना नहीं है, अगर आपको रिटर्न्स बना के देना है तो उतार चढ़ाव तो डेफिनेटली होगी। तो इससे आपको दोस्ती कर लेनी चाहिए। अगर आप हिस्टोरिक देखोगे तो बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव है, अगर आप 5 दिन का 5 महीने का देखोगे तो डर जाओगे, कर ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का देखोगे तो आपने कहाँ स्टार्ट किया और कहाँ एंड किया इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसका ज़रूर है कि आपने कितना वेल्थ बिल्ड किया। इसमें 2 चीज़ है, आपने कितना इन्वेस्ट किया क्योंकि वो आपके हाथ में, और कितने समय तक इन्वेस्टेड रहे। डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, ये बहुत क्लीशेड है बट आई एम वेरी सॉरी। पुट टाइम इन द मार्केट। चलिए, अब मैं ना एक सिचुएशन रख देता हूँ। सिचुएशन ये है कि जैसा आपने कहा कि एक व्यक्ति है जो मार्केट की वॉलेटिलिटी और अब उस पे उसके जो इमोशन रिएक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से डिसीजन ले रहा है, उसके हिसाब से एसेट एलोकेशन में जो भी बदलाव हैं या जो भी कुछ उसे सही लग रहा है कर रहा है। एक व्यक्ति है जिसके बारे में आपने बताया कि जिसने टाइम भी दिया और जो इस वॉलेटिलिटी में बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पड़ने दे रहा है। इन दोनों की फाइनेंशियल जर्नी में बेसिक डिफरेंस क्या नजर आएगा? देखिए, जो आपने पहला इंसान का ज़िक्र किया, उनका जर्नी तो ऐसा होगा कि आपने एक बस स्टैंड में खड़े हो, बस नहीं आया, कहीं और चले गए, आप गए तो बस आ गया, कहीं और गए। तो आपको जर्नी ट्रैवर्स करने में फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग में आप सोचो, आपने इन्वेस्ट किया और आप वहाँ से निकल गए तो आपका एग्ज़िट कॉस्ट भी कुछ लगता है, टैक्स भी कुछ लगता है। ये सब पे करने के बाद आपका रिटर्न्स कम हो जाता है। और जिसने नहीं किया, जिसने समझा कि मेरा एसेट एलोकेशन है, मैं बैलेंस करते रहूँगा, भले ही वो एसेट आज की तारीख में परफॉर्म ना कर रहा है, मैं टाइम दूंगा, तो उसका वेल्थ क्रिएशन जो है वो ऐसा 1-2% से नहीं, कहीं ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। बहुत अच्छा उनका नतीजा निकलने वाला है, प्रोवाइडर उन्होंने ऑब्वियसली सिलेक्शन अच्छा किया। अगर उनका स्टार्टिंग पॉइंट गलत है, उन्होंने कुछ ऐसे ही स्टॉक ले लिया और उस पर वो भूल गए तो नहीं होगा। बट मोस्टली जब सिलेक्शन अच्छा करते हैं, इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर दो, आप फॉरगेट कर दो तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप से वापस थीमेटिक ऐसा करते रहोगे तो चांसेस आर कि आपका रिटर्न बहुत ही डिमिनिश्ड रहेगा। चलिए, आपने इन दोनों तरह के जो टेम्परामेंट वाले लोग हैं और उनकी इन्वेस्टिंग की अच्छाइयों और प्रोज एंड कॉन्स सब बात बताई। अ, एक वर्ड यूज होता है रीजेंसी बायस, यानी जो मतलब अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि पल पल की घटनाओं से स्टांस लेना। मतलब ईरान पे अटैक हो गया तो तुरंत पोर्टफोलियो चेक कर लो। कहीं पे अगर किसी और मार्केट में क्रैश आ गया, मतलब अमूमन कहा जाता है कि अगर अमेरिका यूएस छींकता भी है तो भारत पे असर पड़ता है, तो उस तरह का हो गया। तो एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर को या इसको इस तरह के टेम्परमेंट से बचना हो तो क्या क्या तरीके हैं? मतलब ये कहना हमारे लिए भी आसान है, लेकिन फिर भी चूंकि आप लोग को तजुर्बा है। देखिए, ये हर इन्वेस्टर को ये सोचना चाहिए कि हमारा इन्वेस्टिंग होराइजन क्या है। क्या हमने 5 महीने के लिए किया तो आपको टेंशन होगी और होनी भी चाहिए। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल का तो आपका टाइम होराइजन होना चाहिए। तो आपको ये सोचना है कि ये 5 साल के दरमियान क्या ये रिस्क रहेगा। ये सब बहुत रैशनल है बताना, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना इन्वेस्टिंग रीज़न और होराइजन तय करें। जब आपको लगता है कि आपको कोई एक्शन लेना, तो ये सोचना ज़रूरी है कि आप पैसा, मुझे आज का आज ज़रूरी है कि मैं बाद में, आप निकाल तो दोगे लेकिन आपको कैसे पता कि कब आपको री इन्वेस्ट करना चाहिए। हो सकता है आपने निकाल दिया, मार्केट ऊपर गया, फिर आपको वो डर लगती है कि अभी तो मुझे तभी निकालना नहीं चाहिए था, कम से कम तुरंत डालना चाहिए था, नहीं डाला, अभी ऊपर गया, थोड़ा और गिरने दो, गिरा ही नहीं, ऊपर ऊपर चला जाए। ऐसे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स देखा है हमने। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि जो आज हुआ है ये ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऐसे ही हो। सिमिलरली अगर कोई एसेट क्लास, जैसे आज की तारीख में गोल्ड बहुत अच्छा कर चुका है, तो हिस्ट्री बताता है कि मीन रिवर्जन होता है, ऐसा मीन रिवर्ट होता है उसका एसेट प्राइसेस। और हिस्ट्री ये भी बताता है 7-7, 8-8 साल के लिए कोई रिटर्न्स ही नहीं मिला। क्या ये नेक्स्ट मंथ में होगा, नेक्स्ट ईयर में होगा, हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है ये हो
तो ये रिस्क ज़रूर है, ये आप जान के करेंगे तो अच्छी बात है। ये वही बात हुई, आज की तारीख में क्रिकेट का टाइम है, अगर कोई बैट्समैन ने 2 सेंचुरी बना दिया तो आप तो डिक्लेयर नहीं करोगे ये गोट आदमी है, मतलब ये बेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम्स। रिकॉर्ड्स बनाई जाती है लंबी समय अवधि में, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी लंबी समय अवधि में। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो उतार चढ़ाव तो होना ही है, ये अगर आप लॉजिक से सोचोगे तो एक्शन नहीं लोगे। बिल्कुल अहम बात आपने कही, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उतार चढ़ाव इस दुनिया में, तो मतलब आप ये मान के चलिए कि आप सोच रहे हैं कि चीज़ें वही ट्रजेक्टरी में रहेंगी जो आपने पोस्ट कोविड देखा था, तो वो तो अब नहीं होने वाला। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। एआई डिसरप्शन ने आईटी जैसे लीडर को किस तरह से डेंट किया आपने देखा, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। अमूमन मतलब ये एक मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, अमूमन क्या होता है कि सब कुछ सही है, प्लानिंग भी अच्छी है, और सब कुछ होने के बाद भी कई बार आपकी जो पूरी एसेट एलोकेशन है या आपकी फाइनेंशियल जो प्लानिंग है, उसमें आपको लगता है कि जो आप उम्मीद कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो रहा है। फिर ऐसे में आप लोग क्या करते हैं अमूमन, कि अगर उस उम्मीद पे, इवन आपकी भी उम्मीद पे, वो एसेट एलोकेशन उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है? देखिए, इस पे ना मुझे याद आती है, आपने बताया था कि 2020 के बाद जो नए इन्वेस्टर आए, उनका तो बहुत ही, मतलब उन्होंने सिर्फ एक तरफा ऊपर का मार्केट देखा। अभी भी वो करेक्शन देख रहे हैं, जो शार्प डिक्लाइंस है, जो तजुर्बे वाले लोग ने देखा है, उन्होंने नहीं देखा है। तो उनका एक्सपेक्टेशन है कि पोर्टफोलियो देगा बढ़िया सा रिटर्न। तो अगर किसी को ऐसे न्यू इन्वेस्टर को हम बताएंगे कि इतना 15 साल में आपको 18-19% शायद नहीं मिलेगा, 10-11% मिलेगा, तो वो बताते हैं कि क्या क्या बात है, ये तो हम कर ही लेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जब इन्वेस्टर्स हमारे पास आते हैं तो हम उनको हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स दिखाते हैं। देखिए, 5 साल में बहुत अच्छा ज़रूर किया है, लेकिन मीन रिवर्ट डेफिनेटली होगा, और थोड़ा बहुत आपका रिटर्न्स कम हो जाएगा। एक्सपेक्टेशंस को सेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बात करूँ, कल ही हमें एक इन्वेस्टर से आया कि हमारे पास ये 10 फंड है, इसमें 2 फंड का रिटर्न्स अच्छा नहीं है, इसको निकाल दो। ये भूल गए कि ये 2 फंड्स जो है ये स्मॉल कैप थे, जो उन्होंने ही बताया था इन्वेस्ट करना था, और हाल ही में इन्वेस्ट किया। उनको टाइम भी नहीं दिया, हमको बताया था कि 5 साल है। तो ये रीइटरेट करना ज़रूरी है कि हमने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया था। जो आपका एक्सपेक्टेशन है, पहले तो एक्सपेक्टेशन को टोन डाउन करें, और जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट होगा, लेकिन इसके लिए समय देना ज़रूरी है। यही हम सबसे बताते हैं। अगर आप डीआईवाई इन्वेस्टर है, अपने आप से ये बताने की ज़रूरत है कि ये 5 साल का जो ट्रेंड है वो 5 दिन में नहीं दिखेगा आपको, कम समय अवधि में उतार चढ़ाव डेफिनेटली होगी। चलिए, आपने एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया जिन्होंने मतलब ये नहीं समझा कि ये कितने टाइम होराइजन के लिए है, उन्होंने उस पे तुरंत उसे बदलने की और बाकी चीज़ों की फरमाइश कर दी। अब हम बात करते हैं एक ऐसे आदमी की जो डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट है, जिसे कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को भी कुछ बेसिक्स का ध्यान रखना चाहिए। मतलब अपने डिसिप्लिन में भी किन बातों को नहीं भूलना चाहिए? देखिए, ये बहुत डिसिप्लिन, बहुत इंटेलिजेंट, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनको भी बहुत दिक्कत होती है तो जब डिसिप्लिन से ही मतलब उनको ये है कि मैं तो सब अच्छा कर रहा हूँ, फिर फिर भी वो देखो यार, ये देख लो, ये पोर्टफोलियो में ये आपने बोला था इंटरनेशनल एक्सपोजर देना है। मान लीजिए चाइना ले लिया उन्होंने, चाइना तो कुछ किया ही नहीं, इसको निकाल देते हैं। उनको चाहिए जो पोर्टफोलियो में है सब ग्रीन हो और सब अच्छे, मतलब डबल डिजिट परफॉर्मेंस से। ये हुआ डाइवर्सिफिकेशन? बिल्कुल नहीं। अगर आपका अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो हर टाइम में कोई ना कोई एसेट क्लास अंडर परफॉर्म करेगा और कोई एसेट क्लास बेटर परफॉर्म करेगा। अगर ये नहीं है तो आपको ये जान लेना चाहिए शायद आपका इतना वेल डाइवर्सिफाइड नहीं है जितना होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं कि जो एसेट क्लास अच्छा कर रहे हैं, भले गोल्ड हो, भले इंटरनेशनल हो, यूएस हो कि स्मॉल कैप हो, इसमें आप सारा पैसा नहीं डाल सकते हैं। दुख ज़रूर होती है, मुझे भी दुख होती है जब मैंने कुछ एसेट क्लास चुना और वो अच्छा नहीं कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, लेकिन एक्शन नहीं लेना। दुखी होना है, देखना है, और ये समझ लेना है कि ये मेरा डाइवर्सिफाइड है। इसका मतलब है कि अगर कुछ एक ऐसे क्लास ने परफॉर्म नहीं किया तो मेरा वेल्थ बिल्डिंग जर्नी तो जारी रहेगा और मुझे अच्छा सा वेल्थ बनने वाला है। और आजू बाजू में आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो आपको बने रहने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, आप तो बहुत से लोगों से मिल रही होंगी। जेंजी को लेके लोग बहुत शिकायत करते हैं, हालांकि मैं तो जेंजी से बड़ा खुश हूँ कि वो, उनको क्लियर है उन्हें कि उन्हें कितना पैसा अपनी मौज मस्ती पे खर्च करना है, कितना पैसा बचाना है। उनकी इन्वेस्टिंग को एज अ ऑब्जर्वर कैसे देखनी है, और वो क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या उनसे गलतियां हो रही हैं? देखिए,
ये जो इन्वेस्टिंग की जर्नी है ना, जो हम आज भी बात कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सब लोग जानते हैं, इट्स लाइक डाइटिंग, सबको सब जानते हैं कि आपको अगर वेट लूज करना है तो आपको ईट राइट करना है, एक्सरसाइज करना है। ये तो फॉर्मूला कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसको फॉलो कितने कर सकते हैं। ये जेंजी जो है वो जानते हैं वेल्थ कैसे बिल्ड करना है, लेकिन उनको लगता है दिस टाइम इज डिफरेंट, बिकॉज उन्होंने जब से देखा इक्विटी में, मान लीजिए इक्विटी में सिर्फ एक तरफा रिटर्न देखा है उन्होंने कि ऊपर 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 15, 18, 20, 30% का रिटर्न देखा है, तो उन्हें लगता है ये बहुत ही इजी है। उन्हें लगता है इमोशंस का कोई शायद उसमें महत्व नहीं है, ये इन्वेस्ट करो, ये मैथमेटिक्स है। जब तेज़ी है तब मैथमेटिक्स है, जब तेज़ी नहीं है, जब गिरावट होती है, जैसे कि अभी मतलब कुछ दिनों की बात है हुई है, तो बने रहने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए इमोशंस को ट्रैक रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। भले ही DIY कस्टमर हो, वो रिटर्न्स के अलावा रिस्क भी देखे कि क्या हो सकता है कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हिस्ट्री देखें कि क्या हुआ है हर एक एसेट क्लास में, और इसके ऊपर अपना एक्सपेक्टेशंस रखें। अभी तक अच्छा हुआ है, मेरा उम्मीद है कि आगे भी ऐसे हो। चलिए, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत से लोग जो स्क्रीन के उस पार होंगे, उसमें से कुछ ऐसे होंगे, जितनी हम बातें कर रहे हैं उनको शायद लग रहा होगा कि ये तो हमें एकदम कुछ मतलब ये बता रहे हैं कि हाँ ये सिद्धांत हैं। मतलब मुझे अगर आज से शुरुआत करनी है और मुझे कुछ नहीं पता, तो मुझे कैसे, मतलब एक बच्चे को जैसे हम उंगली पकड़ के चलाते हैं, तो वैसे ही उस इन्वेस्टर को अगर आपको उंगली पकड़ के आगे ले जाना है, तो आप कैसे ले जाती हैं? पहले तो आप जितना भी इन्वेस्ट, मान लीजिए आपको 100 रुपये करना है, 100 रुपये जस्ट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशंस इन्वेस्ट करना है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो पैसे शॉर्ट टर्म में लगने वाले हैं उसको इक्विटी में ना डालें। टोटल 100 रुपीज़ को आप ऐसा स्प्लिट करेंगे, 10 रुपये आप गोल्ड में डालेंगे, 30 रुपये आप डेट में डालेंगे, और बाकी के पैसे आप इक्विटी में डालेंगे। अगर आपके एज के ऊपर भी डिपेंडेंट है, अगर आप बहुत यंग हो और बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कर रहे हो, मतलब ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, लेकिन आजकल दिखने को मिलता है कि 25-30 ईयर ओल्ड 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका इक्विटी परसेंटेज ज़्यादा रख सकते हैं। तो आप पूरा वो एलोकेशन बनाइए, मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करने वाला हूँ, इतना गोल्ड में, इतना डेट में और इतना इक्विटी में, और ये एलोकेशन को आप लिख के रखिए, अपने मन में रखिए, अपने फ़ोन में रखिए, और ये तय कर लीजिए कि साल में एक बार, भले वो न्यू ईयर हो या फिर आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई स्पेशल डेट हो, वो उसके एक हफ्ते पहले, उस दिन तो आप बिजी रहोगे, या एक दिन पहले आप एसेट बैलेंसिंग ज़रूर करोगे, क्योंकि अगर आपने 10% इन्वेस्ट किया और कोई एसेट क्लास बहुत अच्छा चल गया, तो उसको कट करके जो नहीं चला उसमें डालिए। अच्छा नहीं लगने वाला उस टाइम पे कि जो चल रहा है उसको हम काट रहे हैं और जो नहीं चल रहा है उसमें डालने वाले हैं, लेकिन 5 साल बाद आपको लगेगा ये बेस्ट डिसीजन था मेरा कि मैं एसेट एलोकेशन कर रहा हूँ और बैलेंसिंग भी कर रहा हूँ। और इक्विटी के अंदर भी ऐसे ही एसेट एलोकेशन कीजिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, इंटरनेशनल में, इंडिया में। अगर आप लिख के रखोगे, एक फ्रेमवर्क बनाओगे, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, 5 मिनट का काम है, आप लिख के रखोगे और उसको फॉलो करोगे ईयरली वंस, तो बहुत बढ़िया जर्नी रहेगा। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने बताया, और मतलब ये तजुर्बा ही है आपका कि आप वो हर उम्र और हर वर्ग के जो लोग हैं उनके इमोशन को समझ रहे हैं, इसी इमोशन को पकड़ते हैं प्रतिभा जी। आजकल फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, मतलब ये भी है। दूसरा ये है कि एक बेचैनी है, मतलब तुरंत वाली जो बेचैनी है वो बढ़ रही है। मतलब इस पूरे बिहेवियर चेंज को, मतलब मेरे ख्याल से फाइनेंशियल बिहेवियर या इन्वेस्टर का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप लोग भी बहुत तेजी से इस बदलते हुए दौर को देख रहे हैं। इसका इम्पोर्टेंस जानते नहीं है लोग कि सबसे अक्सर हम ये देखते हैं कि मार्केट या फिर एसेट क्लास दुश्मन नहीं होता, हम अपने खुद के दुश्मन होते हैं इन्वेस्टिंग के टाइम पे, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। ये बताना बहुत ही आसान है कि डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करो, आप संयम बनाए रखो, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। इमोशंस एक चीज़ है जो अपने को कुछ और डिसीजंस करने पे, कुछ और एक्शंस लेने पे मजबूर कर देता है। तो ये आपने देखा होगा, म्यूजिकल चेयर जो बच्चों के बर्थडे में हम खेलते हैं, एज लॉन्ग एज द म्यूजिक इज प्लेइंग सब लोग बहुत खुश हैं और हैप्पीली डांस रनिंग अराउंड करते रहते हैं। जिस टाइम पे म्यूजिक स्टॉप हो जाता है तो उनके पास कोई कुर्सी नहीं रहता। ऐसे ही आपके पास एक एसेट रह जाता है जिसका टाइम ख़त्म हो गया और वो टर्न कर गया, और आपके पास वो एसेट रह जाता है, उसके लिए टेकर नहीं है। तो ये जानना ज़रूरी है कि जब हम फोमो में करते हैं कि सबने कर लिया,
हो सकता है इसका नतीजा ऐसा हो। अगर आपने एक कोई एनालॉजी अपने मन में रखा, अगर ये लंबी बात बताएंगे फोमो और प्रवचन जैसे हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए ये म्यूजिकल चेयर मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक एनालॉजी है। जब भी मैं सोचती हूँ ये एक्शन लूँ तो मैं सोचती हूँ मेरे पास रह जाएगा, म्यूजिक कब स्टॉप होने वाला है मुझे पता है नहीं पता है, क्या कोई खरीदने वाला मिलेगा ये एसेट क्लास में, तो मैं स्टॉप कर लेती हूँ कि ओके ये एसेट क्लास शायद ये मिस कर दिया, लेकिन हम बैलेंस बनाए रखेंगे तो नेक्स्ट साइकिल हम डेफिनेटली कैच करेंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। और अमूमन यही है कि मतलब जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बाद पता नहीं क्या डिसरप्शन आ जाए, इन सारी चीज़ों में हम ये तो नहीं रेट कर सकते कि कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। लेकिन इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है कि बहुत से या कुछ चुनिंदा सेक्टर्स तो ऐसे होते होंगे जो शायद जिन पर ग्लोबल पॉलिटिकल घटनाओं का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता होगा। ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं या कुछ ऐसे सेक्टर जो डोमेस्टिक चीज़ों से ज़्यादा ड्रिवन है? कंजम्पशन सेक्टर आई थिंक भी हाल ही में बहुत सारे फंड्स वो सेक्टर में आए, कंजम्पशन सेक्टर में। लेकिन मेरा मानना है बहुत ही ओल्ड फैशन शायद मानना है कि हम एक अगर फंड मैनेजर के पास डिक्टाट देते हैं तो वो आज के तारीख में, मान लीजिए आज जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, तो उनको पता है कि कौन सा सेक्टर आज की तारीख में चलने वाला है। ऑयल का अगर असर हुआ तो कौन सा सेक्टर नहीं चलेगा, कौन सा सेक्टर चलेगा। आप और मैं एज एन इंडिविजुअल सेक्टर चुन के, उसमें स्टॉक चुन के अगर इन्वेस्ट करेंगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस आर डिमिनिश्ड एज कंपेयर टू अ फंड मैनेजर। टैक्सेस भी हमें भरना पड़ता है, फंड में नहीं करना है। तो सबसे ईजीएस्ट, सबसे आसान तरीका, आसान, नॉट कॉम्प्लेक्स, डज नॉट मीन बोरिंग, डज नॉट मीन यू कैन नॉट मेक वेल्थ। इसका मतलब है कि आप वेल्थ बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो, तो आप डिफ़िकल्ट तरीका क्यों चुन रहे हैं। बट डेफिनेटली जब आप सेक्टर चुनना ही चाहते हैं तो इनोवेशन, कंजम्पशन, ये अच्छे सेक्टर्स हैं। लेकिन इसमें भी आपको करेक्ट टाइम पे एंट्री और एग्जिट करना पड़ेगा। कंजम्पशन इज़ अ वेरी ऑल परवेसिव, सिमिलरली विद इनोवेशन, बट टाइमिंग देना पड़ेगा उसको। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा कि हमने बात की कि किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं, कुछ जिनमें पेशेंस नहीं है और जिनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है। एक खास तरह की माइंडसेट होता है कि कई लोग ना लेट इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं और इस परेशानी में रहते हैं कि अरे मैंने तो बड़ा लेट कर दिया। मतलब ऐसे लोग मिलते होंगे आपको? रोज रोज मिलते हैं, हर रोज यही बोलते हैं कि मुझे 5 साल पहले ये जर्नी कर लेना चाहिए था। द लास्ट 5 years में तो लोग बोलते पता नहीं क्यों मैंने ये मार्केट्स में एंटर ही नहीं किया। तो ये एक एक छोटी सी आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि आपने लेट शुरू किया, कोई बात नहीं, आपने शुरू किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर ये भी यंगस्टर्स आते हैं, अब भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया और उन्हें लगता है उनको सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। करते नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए और परसों मतलब कल अब उन्होंने काम स्टार्ट किया और उनको 2-4 साल में रिटायर भी होना है या वॉक टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ऐसे भी मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, लेट किया तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होने वाली है और थोड़े समय के लिए आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन आपने स्टार्ट किया, स्टेप अप करते रहना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट्स को। आपको ये नहीं सोचना है कि कितना टाइम चला गया। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि आपने लेट स्टार्ट किया, इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले लो। क्योंकि आपने लेट स्टार्ट किया, आपको कॉर्पस बनाने का टाइम कम मिलता है, तो सारा कॉर्पस गंवाने का एक ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो सोच समझ के एसेट एलोकेशन के साथ अगर आप करोगे तो अच्छा आपका जर्नी रहेगा इन्वेस्टमेंट में। चलिए, प्रतिभा जी, मैं कहूँगा कि बहुत ही दिलचस्प बातचीत, बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपने बड़ी बेबाकी से, मतलब जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं और जो थंब रूल हैं उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, वो सारी चीज़ों को बहुत ही बखूबी रखा। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने विजडम इतना सारा शेयर किया है उससे लोगों को फ़ायदा हो। इस ख़ास सीरीज़ में मनी गुरुकुल के अपना समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच। चलिए, तो ये थी हमारी ख़ास सीरीज़ और इस तरह की और भी बातचीत हम लेकर आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।